नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। हॉर्मुज के समंदर में ईरान ने अंगद की तरह पैर क्या जमाया। सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका, उसके तो पसीने ही छूट गए। जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक आग उगल रहे थे, आज उनकी हेकड़ी निकल गई है। कल तक युद्ध की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के सामने सीज फायर की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप की हालत तो भाई उस खिलाड़ी जैसी हो गई है जो बार बार डेडलाइन पे डेडलाइन तो देता है, लेकिन मैदान छोड़कर भागने में भी अपनी भलाई ही वो समझता है। अब ईरान के मुश्तबा ने तो डोनाल्ड ट्रंप की वो कमजोर नस दबा दी कि अमेरिका में खलबली मच गई। अब तो आलम यह हो गया कि ट्रंप की हर गीदड़ भभकी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। जब कूटनीति के मैदान में दाल नहीं गली, तो ट्रंप अब गली के गुंडे की तरह बदजुबानी पर उतर आए। खुद को हारता देखकर वो गाली गलौज करने लगे हैं। उनकी बौखलाहट का सबूत है कि किस तरह से अब वो ये जंग हार रहे हैं, अपनों से हार रहे हैं, अपने ही देश में घिर रहे हैं। लेकिन हकीकत तो ये भी है कि अब ईरान की शर्तों पर घुटने टेकने के अलावा शायद उनके पास में कोई चारा भी नहीं बचा। ईरान ने बिल्कुल साफ कह दिया है, क्लियर कट कह दिया है कि ये नया दौर है, यहाँ गीदड़ भभकियों से काम नहीं चलने वाला। ट्रंप आसमान से गिरे और खजूर पर लटके वाली स्थिति में आ गए। उनकी हर चाल उल्टी पड़ रही है और दुनिया देख रही है कि कैसे एक अहंकारी नेता का गुरूर भी मिट्टी में तब्दील हो गया। आखिर कैसे अब डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी जंग में पीछे की तरफ हो रहे हैं, ईरान बाजीगर बनता हुआ नजर आता है, और दूसरी तरफ कैसे अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही बगावत शुरू हो रही है। अब आखिर क्या करेंगे वो बताएंगे आपको। ट्रंप जो पूरी दुनिया को डराते थे, आज खुद वो भीगी बिल्ली बने बैठे हैं। जो कभी हाथी के दांत दिखाकर ईरान को नेस्तनाबूद करने की धमकी देते थे, आज उनके खुद के तोते उड़े हुए हैं। हॉर्मुज की लहरों पर तो ईरान ने रामायण काल के महाबली पुत्र अंगद की तरह ऐसा पैर जमा दिया कि सुपर पावर अमेरिका की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई है। अब ट्रंप सीज फायर की भीख मांग रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन ईरान बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं है। ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां पर ईरान की सेना ने ऐसी किलेबंदी की कि ट्रंप प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। याद कीजिए वो तमाम तारीखें जब ट्रंप ने 48 घंटे की डेडलाइन दी, फिर उसे बढ़ाया 10 दिन किया, और फिर उसके बाद में उसे बढ़ाकर 6 अप्रैल किया। 6 अप्रैल 2026 आखिरी चेतावनी थी, और वो भी फुस पटाखा एक तरह से साबित हुई। कैसे डोनाल्ड ट्रंप की हर डेडलाइन खोखली पड़ रही है वो भी जरा समझ लीजिए, क्योंकि तारीख पे तारीख डोनाल्ड ट्रंप देते रहे हैं। कैसे समझिए, 21 मार्च 2026 को बयान दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, हॉर्मुज खोल दो वरना पावर प्लांट तबाह कर दिया जाएगा। 48 घंटे की उस समय डेडलाइन दी थी। नतीजा क्या रहा? नतीजा ट्रंप कुछ कर ही नहीं पाए। ये तो 21 तारीख की बात हुई। आइए मैं आगे बढ़ती हूँ। उसके बाद में 2 दिन के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने 23 मार्च को फिर बयान दिया, सकारात्मक बातचीत जारी है, अभी हमला नहीं किया जाएगा। 5 दिन के बीच का ये एक तरह से सीज फायर की बात की गई, डेडलाइन दी गई। उसका नतीजा क्या रहा? जब 5 दिन पूरे हो गए, ईरान पर फिर कोई हमला नहीं किया गया। आप ये समझिए, जिस रूप में पूरी तरह से खोल देने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद में हुआ कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, बात अगली तारीख की कर ली जाए। 26 मार्च को बयान आया था, इस डेडलाइन को 10 दिनों का विस्तार कर दिया था और बयान दिया था बातचीत चल रही है, कोई हमला नहीं हुआ। आप ये समझिए, स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई ईरान के कथित अनुरोध के बाद में। डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन को 10 दिन और बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दिया, रात 8 बजे तक। नतीजा क्या रहा? ईरान पर कोई हमले उस रूप में नहीं किए गए, लेकिन हमले लगातार जारी थे। लेकिन जिस रूप में बड़े धमाके की बात कही गई थी, वैसा कुछ नहीं हुआ। 30 से 31 मार्च के बीच की बात, बयान क्या है? समझौता नहीं हुआ, तेल कुओं को निशाना बनाएंगे। ट्रंप चेतावनी दे रहे थे, अगर समझौता नहीं होता है तो ईरान के तेल कुएं निशाने पर होंगे, अन्य बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाया जाएगा। लेकिन नतीजा, ईरान ने हमला कर दिया, और ये कहा जाए और आक्रामकता से हमला किया।
फिर 4 से 5 अप्रैल की बात, जो ताजा डेडलाइन है, शनिवार को 4 अप्रैल को एक बार फिर से 48 घंटों की चेतावनी दी गई, जिसे रविवार 5 अप्रैल को एक बार फिर से बढ़ाया गया और वो बढ़ाकर कर दी गई 7 अप्रैल की, मंगलवार की, जो कल देखा जाए रात 8 बजे अमेरिका के समय के अनुसार। लेकिन ट्रंप फिर से सीजफायर की तारीख बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब से कुछ देर के बाद में उनका एक संबोधन भी है। ट्रंप बार बार अपनी ही डेडलाइन से पीछे हट रहे हैं और इसे कहते हैं थूक कर चाटना। कभी कहते हैं ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे, अगले ही पल कूटनीति के मेज पर सीजफायर की सेटिंग करने लग जाते हैं। ईरान के नए नेतृत्व और मुश्तबा ने तो डोनाल्ड ट्रंप को सीधे कमजोर व्यक्ति कहा और ये कहा जाए कि वो कमजोर नस पकड़ ली, जिसे छूते ही व्हाइट हाउस में खलबली मच गई है। ईरान में अब डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से फंस गए हैं। अब उनके लिए डील आखिरी रास्ता है। कैसे, वो भी आपको समझाते हैं। अब किस तरह से ईरान अपनी शर्तें थोप रहा है जो पहले अमेरिका थोप रहा था। अब ईरान में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए और कहा जा रहा है कि डील ही एकमात्र रास्ता है। अब आप इसको भी समझिए, खासतौर से तेल पर कब्जे के लिए डोनाल्ड ट्रंप की डील डिप्लोमेसी जमकर की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप तो दावा करें भाई ईरान से डील की अच्छी संभावना है, लेकिन ईरानी सरकार से बातचीत का दावा भी उनकी तरफ से किया जा रहा है। स्टीव विटकॉफ और कुशनर बातचीत कर रहे हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं और बातचीत की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने नई डेडलाइन दी। बातचीत के चलते अमेरिका ने बड़े हमले फिलहाल रोक दिए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आखिर ये समझिए कि डील का एजेंडा आखिर है क्या, उसके अलग अलग हिस्से हैं। समझिए, डील का एजेंडा पहला, अरब में युद्ध विराम, क्योंकि अरब में हमले जो ईरान कर रहा है उससे बहुत नुकसान हो रहा है अमेरिकी कंपनीज को, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को। दूसरा डील का मुख्य एजेंडा है हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अमेरिका चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाए क्योंकि उससे भी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ईरान यहां पर अड़ा हुआ है। तीसरा, अब डील का एजेंडा समझिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि ईरान बोलता है भाई हमारी ताकत है, हम क्यों छोड़ेंगे, लेकिन अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं वो तो छोड़ना पड़ेगा। बात कई बार इन तमाम बिंदुओं पर अटक रही है। इसके अलावा इतना ही नहीं, ईरान की जो मिसाइल पावर है वो भी इजराइल और अमेरिका को बहुत खलती है, क्योंकि इन्हीं मिसाइल पावर की वजह से इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल बहुत पीछे हो गए। ईरान ने बाजी मार ली और उस पर भी, एजेंडे पर भी इस पर बातचीत चल रही है। मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करना ये मुख्य तौर से एजेंडे में शामिल है। ट्रंप ईरान से डील के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन ईरान तो क्लियर कट कह रहा है कि वो ट्रंप की गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं। ईरान ने अपनी शर्तें मेज पर रख दी। हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण ईरान चाहता है, अमेरिकी प्रतिबंधों का खात्मा ईरान चाहता है, सैन्य हमलों की लिखित गारंटी भी ईरान चाहता है। और ट्रंप जो पहले ईरान को धूल चटाने की बात करते थे, अब उनकी हालात ना उगलते बन रही है ना निगलते जैसी हो गई है। अब अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो तेल की कमी से हिचकोले खा रही है और चुनाव अब तो सर पर है, मिड टर्म इलेक्शंस यूएस में। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के पास में ईरान की शर्तों के आगे घुटने टेकने के अलावा और कोई चारा फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ट्रंप के प्रस्ताव पर ईरान आखिर क्या रुख अपना रहा है वो भी जरा जान लीजिए। लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़े प्रस्ताव पेश किए जा रहे हैं। समझिए, दरअसल ईरान ने अस्थायी युद्ध विराम के बदले हॉर्मुज खोलने का प्रस्ताव एक तरह से ठुकरा दिया है। ईरान ने क्लियर कट कहा है कि भाई पूरा कंट्रोल ईरान का रहेगा हॉर्मुज पर। अमेरिका की शर्तों को अस्वीकार्य बताते हुए समझौता करने से ईरान फिर से इनकार कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के बीच में तनाव कम करने की कोशिशें भी फिलहाल तो नाकाम साबित हुई। तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिश भी चारों खाने चित नजर आई। वहीं ईरान ने बातचीत के लिए इस्लामाबाद आने से भी इनकार कर दिया। बुधवार सुबह डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी की समय सीमा खत्म हो रही है और इस समय सीमा के बाद में क्या होगा ये डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम जानती है, लेकिन तैयारी ईरान की भी है। जब कोई अपनी हार देख रहा होता है तो वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हरकतें करता है और माना जा रहा है इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप भी बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। गरिमा, डिप्लोमेसी को तो ताक पर रख चुके हैं और अब तो अमेरिका या ये कहा जाए सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति गाली गलौज पर उतर आए हैं, अभद्र भाषा पर उतर आए हैं, गली के गुंडे की भाषा वो बोलने लगे हैं।
उन्होंने सोशल मीडिया पर जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया वो किसी भी राष्ट्रपति को शोभा बिल्कुल नहीं देता और ये साफ दिखाता है कि ट्रंप की अक्ल पर अब पत्थर पड़ चुके हैं। वो बखूबी समझ चुके हैं कि जंग के मैदान में ईरान ने उन्हें चारों खाने चित कर दिया है और इसीलिए अब वो जुबानी जंग से अपनी इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे जंग ने डोनाल्ड ट्रंप को गालीबाज बना दिया। सुपर पावर के राष्ट्रपति से लेकर गालीबाज नेता तक। दरअसल ट्रुथ सोशल पर, जो डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपशब्द एक तरह से कहे थे, अब अपशब्द लिखे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शासकों को पागल भी कहा था और यह भी स्पष्ट किया कि अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो नर्क बना देंगे ईरान को। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धमकी में लिखा पावर प्लांट, पुलों पर हमला कर देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये झल्लाहट नजर आ रही है, सब कह रहे हैं, लेकिन ये झल्लाहट है क्यों? बड़ी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पर हॉर्मुज खुलवाने का दबाव लगातार बना हुआ है। ईरान पर दबाव अब अमेरिका का काम नहीं आ रहा या डोनाल्ड ट्रंप का दबाव काम नहीं आ रहा। कई सहयोगी देशों ने अब हाथ पीछे खींच लिए हैं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तेल की कीमतों का असर अमेरिका पर भी पड़ रहा है और उसका खामियाजा आम जनता को अमेरिका की भुगतना पड़ा और आम जनता ही अब अमेरिका के राष्ट्रपति से सवाल पूछ रही है। ना सिर्फ सवाल बल्कि नाराजगी जता रही, गो बैक ट्रंप तक के नारे लगाए जा रहे हैं। सुपर पावर का जोर दिखाने वाले ट्रंप आज खुद बेबस हैं। हॉर्मुज में ईरान का पल्ला भारी है। ट्रंप की चीखें दुनिया सुन रही है, जिसे वो अपनी जीत समझ रहे थे, अब उनके गले की फांस बन गई। क्या ट्रंप वाकई में सीजफायर की भीख पा सकेंगे या फिर ईरान उन्हें नाको चने दबवा देगा? और वही एक तरह से उसकी रणनीति है। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, इनकी तमाम परिस्थितियों को समझेंगे। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह मेरे साथ कनेक्ट हो रही हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं सऊदी अरब से। सज्जाद कारगिली ईरान मामलों के जानकार कनेक्ट हो रहे हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञ अमेरिका से डॉक्टर धीरज कौल कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत आज धीरज जी आपसे करना चाह रही हूँ। कई अलग अलग वजहें हैं, कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं। अभी खबर यह है कि अब से कुछ देर के बाद में डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा संबोधन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये इस वो इसके पहले भी संबोधन हुआ, वो हवाई नजर आया था, उसमें बहुत काम की बातें नजर नहीं आई। क्या आज कोई बड़ी बात निकलकर सामने आने वाली है? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, ऐसे समय में उनका संबोधन या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जब उन पर ही तलवार लटक रही है, क्योंकि उनके कई सीनेट जो हैं अब उनके खिलाफ ये कहा जाए प्रोसेस को लागू करने की बात कर रहे हैं, गद्दी से हटाने के लिए। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, आपने अच्छा समराइज किया, पर मैं थोड़ा सा ग्राउंड की बात आपको बताता हूँ कि ये जो संबोधन है, इसमें पहले तो कंग्रेचुलेशन हमारी जो फोर्सेस हैं, स्पेशल ऑप्स, जिन्होंने इस पायलट को रेस्क्यू किया। ये बात बिल्कुल सही है, हमारी काफी वेपनरी एयरक्राफ्ट्स वहां पे शहीद हो गए इस चक्कर में। उसके एक्सपेंसेस हैं तकरीबन 1 to 1.5 बिलियन प्लस की रेंज में है। लेकिन एक एज अ गुड लीडर उन्होंने दिखाया कि एक भी पायलट की जान किसी भी इक्विपमेंट से ज्यादा है। ये एक एंगल है जिससे इनको मागा वोटर बैंक में डेफिनेटली एक बेनिफिट मिलेगा और आप जो स्पीच देखेंगे उस पर यही बात की जाएगी। और दूसरी बात ये की जाएगी कि जो डेडलाइन दी जा रही है, दिस इज द बेस्ट टाइम एक निगोशिएशन की जा सके। और जैसे कि आपने मेंशन किया कि इस टाइम पाकिस्तान की अगुवाई में एक निगोशिएशन टीम बनी है, जो कि कोशिश, उसमें इजिप्ट और टर्की भी हैं, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि एक सीज फायर हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। और उस सीज फायर के जो इनिशियल फेजेज़ हैं, मुझे नहीं लगता अमेरिका में उससे कोई दिक्कत होगी। उसमें से पहला फेज़ है कि बम्बार्डमेंट रुके, जिसके लिए मुझे लगता है एक पॉजिटिव कदम है। और दूसरा होगा कि जो हरमुज़ है, अमेरिका चाह रहा है कि वो उसको खोले। और पूरी जो वर्ल्ड के ऊपर इस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट हुआ है, उससे थोड़ा एक कॉमन आदमी को, जिसको इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में, उनको थोड़ा रिलीफ मिले। इसके बाद जो सेकेंडरी चीज होगी, मुझे लगता है वो ये होगा कि जो गल्फ नेशंस पे हॉस्टिलिटी शुरुआत हुई है, उसका डैमेज असेसमेंट होगा। और जो ईरान भी मांग रहा है कि उसको कंपनसेशन मिले, मुझे लगता है वो एक एरिया है जिस पे लूपहोल फंसेगा। और जो तीसरी चीज है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, जो कि 1000 पाउंड का 60% एनरिच्ड यूरेनियम है
और कुछ 200 से 400 पाउंड का उससे थोड़ा सा लोअर ग्रेड का 40 से 50%। तो उसके ऊपर एक कन्वर्सेशन होगी, क्योंकि ईरान बिल्कुल नहीं ये इजराइल बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कोई भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ईरान के पास रहे। और दूसरा, देखिए गल्फ के कई नेशंस ने, जिसमें सऊदी है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, बहुत डैमेज इन्फ्लिक्ट हुआ उनके ऊपर भी, लेकिन उन्होंने पेशेंस शो किया। और वो भी नहीं चाहते कि इस खित्ते में ईरान एक न्यूक्लियर वेपन होल्ड करे, क्योंकि ईरान की पहले से ही फंडामेंट ये है कि भाई वो नहीं चाहते कि इजराइल एग्जिस्ट करे। और सऊदी की जो प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस है, और हमारे यहाँ फ्रेंड धीरज जी, बैठे हैं ये सऊदी सारी से। बातें मैं बिल्कुल समझ गई, लेकिन बात यही है कि खास तौर से चाहे बात मिडिल ईस्ट में तो एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन खुद अमेरिका के कई ऐसी रिपोर्ट्स या कई सीनेट्स या कई ऐसी इंटरनल रिपोर्ट्स आई, उसमें ये बार बार कहा गया कि ईरान अमेरिका के लिए कोई थ्रेट नहीं था। तो अमेरिका ने जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली जो बात कही, आखिर वो क्यों इस रूप में उतरा? और सिर्फ वो वही नहीं, ये क्या मिसकैलकुलेशन का ही नतीजा रहा? पूरी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी कर दी ना। मैं इसी क्वेश्चन पे आता हूं, जो आपने ये स्पेसिफिक लेजर फोकस क्वेश्चन पूछा है, मैं उसी का आंसर देता हूं आपको। देखिए यहाँ पे सेंटिमेंट हमारे बहुत बड़े अपने खुद के मुद्दे हैं, जिसमें इन्फ्लेशन है, जॉबलेसनेस है, कुछ हद तक पॉलिटिकल मुद्दा एप्स्टीन फाइल भी है। कईयों का ये मानना है डिफ्लेक्शन टेक्निक था और ईरान हमारी वॉर थी ही नहीं। ये इसके ऊपर काफी यहाँ पे डिबेट हो रहा है और लोग इसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऑयल की प्राइसेस यहाँ पे, हमारा गैस प्राइस जो $3 एवरेज था 4 है, डीजल 4 से 5.5 पहुंच चुका है, और इसका तकरीबन 20% इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ेगा। मैं फाइनेंस से कनेक्टेड हूं, मैं नेक्स्ट राउंड में आपको नंबर दे सकता हूं, लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। अमेरिका में एक सेंटिमेंट है कि ईरान हमारी वॉर नहीं थी। क्या इजराइल की वॉर थी? यस, ये इजराइल की वॉर थी। क्या हम चाहते हैं कि इजराइल के पास एक इंडिपेंडेंट नेशन सरवाइव का ऑप्शन होना चाहिए? बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन किस कीमत को हम चुका सकते हैं इस टाइम पे, जब हमारा खुद की कंट्री के अंदर इश्यूज चल रहे हैं? तो इस पे एक बहुत बड़ा डिबेट यूएस में डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे बिल्कुल हो रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बात हम लोग इस बात को समझते हैं कि ईरान को एक न्यूक्लियर नेशन, जो कि हमारे खाड़ी के मित्र देश हैं, उनके लिए भी एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्रिएट हो सकता है। और आपने देखा उन्होंने कुछ भी नहीं किया था ईरान पे, लेकिन उनके इंस्टॉलेशंस के ऊपर ईरान ने अटैक किया, जो कि डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन थे, यूएस बेसिस नहीं, एक कॉमन आदमी को भी इफेक्ट हो रहा है, और वहां पे काफी क्षति पहुंची है। पिछले कुछ वक्त से जो बड़े हमले धमाके हुए हैं, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है, वो आम जनता की तरफ बढ़ रही है। मैं हिमांशी जी का रुख करते हुए इस बात को समझना चाह रही हूँ, फिर मैं अलग अलग देशों के विशेषज्ञों का रुख करती हूँ। हिमांशी जी, जो अभी देखिए धीरज जी ने कई बातें कही कि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट रहा, इस बात को तो पिछले कई दशकों से, कई सालों से ये बातें होती रही, इवन यूरेनियम संवर्धन तक की बात होती रही। जब ये इतना बड़ा थ्रेट था, तो क्या उन न्यूक्लियर साइट्स को ही टारगेट करते हुए पूरी दुनिया के लिए मुसीबत क्रिएट करना, ये थ्रेट अब नया क्रिएट किया जा रहा है क्या? और ये क्या उसका जिम्मेदार इजराइल और अमेरिका होगा? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, ये कहना मुझे लगता है पूरी तरह से उचित नहीं है कि ईरान सबके लिए थ्रेट था। देखिए 1979 से पहले तो इजराइल और ईरान में बड़ी दोस्ती थी। देखिए, सारा फसाद जो है वो तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने वहां पर तख्ता पलटने की कोशिश की थी, जब उन्होंने शाह को बिठाया था। देखिए, ये एक नेल्सन मंडेला का कथन है, जिन्होंने कहा था कि अगर दो देश लड़ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि अमेरिका उसमें से एक में होके आया है। तो ये बहुत क्लियर सी बात थी कि अमेरिका ने कोशिश की कि ईरान को कंट्रोल किया जाए और वहां पर उनके मतलब की सरकार हो, जहां से वो तेल और उनके बाकी संसाधनों का दोहन कर सके। जब 79 में वहां पर खुमैनी आए, तब से ये सारा जो बवाल है वो शुरू हुआ है। और देखिए, इराक में हमने देखा था कि इराक में लगातार अमेरिका कह रहा था कि दे हैव दी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। तो ये एक छद्म है जो अमेरिका अपनी जो उसकी पॉलिसी है, जिसको आप मोनरो डॉक्ट्रिन कह लो या जो भी कह लो, उसके हिसाब से कवर करने की कोशिश करता है। वो हमेशा किसी देश को थ्रेट बताता है और फिर उस पर हमला कर देता है। जहां तक ईरान की बात है, तो ईरान एक वहां पर सुन्नी देश है, बाकी सब शिया देश, सॉरी, एक शिया देश है और बाकी सारे जो है वो सुन्नी देश हैं। जहां तक ईरान की बात है, तो देखिए ईरान की जो पूरी मजलिस है वो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बातचीत की कोशिश नहीं की थी, वो टेबल पे बैठे हुए थे और जिस तरह की बातें वो अमेरिका की मान रहे थे, जैसी शर्तें वो मान रहे थे, उसको देखते हुए न सिर्फ यूएस के बल्कि जो लोग एनालाइज करते हैं यूके से भी, उन्होंने कहा था कि वी आर सरप्राइज कि ईरान इन तरह की बातों को मारने को तैयार है।
लेकिन आप टेबल से उठ के गए। डोनाल्ड ट्रंप ने पीओए को स्क्रैप कर दिया। उन्होंने कहा कि बराक ओबामा ने बहुत ज्यादा ईरान को ढील दे रखी थी। आप लड़ना चाहते थे क्योंकि देयर इज अ लॉबी इन अमेरिका जो जूइश लॉबी है और जो डोनाल्ड ट्रंप के जो इलेक्शंस है उसको भी फंड किया था। और कहीं ना कहीं देखिए 57 के करीब मुस्लिम देश हैं जिनसे इजराइल का ये मानना है कि उसको थ्रेट है। तो वो लॉबी जो है वो कोशिश कर रही थी कि ईरान को खत्म किया जाए, क्योंकि देखिए इजराइल के पास में भी 200 के करीब। लेकिन हिमांशु जी, ये तो एक पूरी सभ्यता को खत्म करने वाली बात है। विचारधारा इज डिफरेंट। विचारधारा के साथ में अगर कोई इशू है वो समझ में आता है, लेकिन अगर ईरान को सीधे टारगेट करना, वो पूरी सभ्यता किसी एक देश पर अटैक है। जी मुझे खत्म करने दीजिए। जी बोलिए। मुझे खत्म करने दीजिए। तो इजराइल ने कभी एनपीटी को साइन नहीं किया। बिल्कुल। जिस देश ने स्वयं एनपीटी को साइन नहीं किया है, जिसके पास खुद 200 के करीब न्यूक्लियर बॉम्ब है, डिमोना में सिवाय जो जहाज वहां के जो डेजिग्नेटेड है उसके अलावा किसी भी जहाज को ऊपर से उड़ने की अनुमति नहीं है। और जिस व्यक्ति ने इस चीज को लीक किया था उसको 18 साल की सजा इजराइल में देशद्रोह के लिए दी गई है। अच्छा। अब अगर ईरान जो है अपने यहाँ पर न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है, जो उसका कहना था कि वो सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए कर रहा है, तो उसको ये अधिकार था। और ऐसा नहीं है कि ईरान में से उठ के गया था। देखिए हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज कि एक वेस्टर्न मीडिया ने एक हाइप क्रिएट किया हुआ है, हम उसको मान लें, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है। और जिस तरीके से ईरान पर लगातार दबाव डाला जा रहा है, ईरान ने इस युद्ध के शुरू होने से पहले भी यूएनएससी में एक चिट्ठी लिख के कहा था कि अगर हम पे हमला होता है तो हम ये करेंगे। आपने जून में उनके साथ धोखा किया, उसके बाद अब भी वो टेबल पे बैठे हुए थे, आपने फिर उन पे हमला कर दिया। तो एक जब आप भरोसा नहीं दे रहे हैं या आप भरोसे के लायक रहे नहीं है, उस स्थिति में ईरान को, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो जो कर रहा है वो सही है, लेकिन सेल्फ डिफेंस का अधिकार हर देश के पास होता है। और अगर आपको अब कोई, आपने अगर वॉर गेमिंग पहले से नहीं की थी, आपने अगर ईरान की पावर को कम आंका था, आपकी देखिए हिम्मत कहां से बढ़ी कि आपने वेनेजुएला में घुस के वहां के प्रेसिडेंट को उठा लिया। उसके बाद आपने रशिया के 2 टैंकर कब्जे में ले लिए, रशिया ने रिएक्ट नहीं किया। आप डेनमार्क में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो दुस्साहस है अमेरिका का, वो उस पे भारी पड़ा है। और अमेरिका को ये समझना चाहिए था कि भले ही चाइना और रशिया इस समय रिएक्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो भी युद्ध होते हैं देश में वो सीधे नहीं लड़े जाते, वो प्रॉक्सीज के थ्रू लड़े जाते हैं। वेनेजुएला में उस समय चाइना के लोग मौजूद थे, डिप्लोमेट्स मौजूद थे जब वहां के प्रेसिडेंट को उठाया गया था। उसके बाद देखिए आज की तारीख में अगर आप गूगल करेंगे आपको पता चलेगा कि 5 जहाज चाइना से आए हैं, बंदर अब्बास में भी आए हैं जी, और चाबहार में भी आए हैं, जो कि बहुत सारा असलहा लेके आए हैं जिसकी इस समय ईरान को जरूरत है। तो ईरान भी अकेला नहीं लड़ रहा है। आपने 12,700 सैंक्शन उस देश पे लगाए, लेकिन फिर भी उसकी अर्थव्यवस्था को आप बिल्कुल कंप्लीटली चोक नहीं कर पाए। और मुझे लग रहा है हिमांशु जी शायद यही तो वजह है। जी या शायद यही एक वजह है। अमेरिका ने बात पूरी कीजिएगा। जी। ईरान को कहा था कि आप अपना तेल बेचिए। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि इस पूरे युद्ध से किसी भी तरीके से निकल लिया जाए, लेकिन ईरान को समझ में आ गया कि हॉर्मुज एक ऐसी नस है जिसको उसने पार्शली दबा रखा है। कुछ जहाज जो अमेरिका के साथ में नहीं है उनको वो आने जाने दे रहा है। उसने कंप्लीट बैन अगर किसी पे किया है तो वो अमेरिका, उसके सहयोगी देश हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ईरान भले ही पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहा है, लेकिन ईरान अपने आप को बचाने के लिए जो भी उसको सही लगता है वो कर रहा है। और मुझे लगता है उसकी स्ट्रैटेजी इस समय, उसको इस युद्ध में भले ही वो जीते ना जीते, लेकिन उस युद्ध में पूरे विश्व को और स्पेशली अमेरिका को एक आर्थिक दबाव बनाने में सक्षम रही है। जी ठीक है। देखिए यही एक बड़ी वजह है कि ईरान के ऊपर तमाम पाबंदियां लगाई गई, लेकिन वो तमाम पाबंदियां जो हैं वो शायद ईरान उसके बाद में भी तटस्थ है। मैं सज्जाद जी का रुख करूं, लेकिन धीरज कुछ कह रहे हैं, आपकी इस बात पे कुछ बात रिएक्ट कर रहे हैं। जी धीरज जी। हाँ देखिए, ईरान आप भूलिए मत टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री है। हमास, हूती, हिजबुल्ला, इराकी मलेशिया, ये सब इन्वॉल्व हैं। और आज अगर आप उनके जो एक्सोडस के लोग हैं यूएई और कटार से, वो आपको दिख जाएंगे ट्वीट करते हुए। इस टाइम हिजबुल्ला और हूती के कई लोग आके आईआरजीसी की हेल्प कर रहे हैं। और आज सुबह क्या पाकिस्तान नहीं है?
क्या पाकिस्तान की जो आतंकी गतिविधियां आ रही है, सज्जाद जी आ रही हूँ, तो पाकिस्तान के प्रति इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखता है फिर अमेरिका, इतनी सिलेक्टिव अप्रोच क्यों हो जाती है फिर? मैं नैना जी आपको एक पॉइंट, क्योंकि आपने ये सवाल पूछ ही डाला तो मैं इसका आंसर दे देता हूं आपको। पाकिस्तान की तरफ ये जो सॉफ्ट कॉर्नर आपने देखा, उनके मार्शल, ग्रैंड मार्शल जो भी हैं वो, उनको व्हाइट हाउस में बुलाना, ये सब क्योंकि बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, तो वो उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। लेकिन एक मैं आपके शो पे एक पॉइंट रेज करता हूं, अगेन आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन ऐसी खबरें अब आनी शुरू हुई हैं कि वंस ईरान इज डन, क्या हमें डिस आर्मामेंट, आई मीन डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान, शुड दैट बी द नेक्स्ट प्रोजेक्ट? और आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी वेलकमिंग स्टेप फॉर इंडिया एंड इन द एरिया, बिकॉज इट्स अ वेरी डिस्टर्ब्ड नेशन। जैसे कि ईरान है इस टाइम, वैसे ही पाकिस्तान में बड़ी अनसर्टेनिटी है। क्या टेरर एलिमेंट्स उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को यूज कर सकते हैं? ये हमेशा एक सवाल रहा है और मुझे लगता है ये एक नेक्स्ट स्टेप शायद हो सकता है। अगेन आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, पर मुझे दिख रहा है कि अगले 1-1.5 साल में शायद कन्वर्सेशन उस डायरेक्शन में जाए। ठीक है, देखिए लेकिन यही तो एक बात हो जाती है। अब आपकी इसी बात पे सज्जाद जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। सज्जाद जी, मैं हिमांशी जी का बिल्कुल, उन्होंने एक्यूरेट बातें कही कि 1950s में जब मुसद्दिक की गवर्नमेंट थी, तभी अमेरिका ने वहां से कूच शुरू किया, शाह को बिठा के रखा, और जब ईरान के अंदर रिवॉल्यूशन आया, और उस रिवॉल्यूशन के बाद अमेरिका की हमेशा से ये कोशिश रही है, ये पहली बार नहीं है। 2003 में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे ये इराक में घुसे, तालिबान को खत्म करने के नाम पे तालिबान अफगानिस्तान में घुसे और तालिबान को सत्ता देके वापस चले गए। इन्होंने आईएस को सपोर्ट किया बशार अल असद के खिलाफ, आज ये बड़े चैंपियन बनते हैं टेररिज्म के खिलाफ लड़ने वाले। इन्होंने आईएस के लोगों का मूसाद के हॉस्पिटल्स में इनका इलाज मुआलिजा होता रहा। बगदादी को इन्होंने सपोर्ट किया, जुलानी को इन्होंने सपोर्ट किया, और फिर जुलानी को सत्ता थमा दी, और जुलानी को व्हाइट हाउस में बुला करके कहा कि ये तो बहुत स्मार्ट गई है, इसको हमने प्लांट किया हुआ है। और आपको ये बताता चलूं, हिजबुल्लाह लेबनान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल रेजिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने इस पूरी दुनिया को आईएस के आतंक से नजात दिलाई है। आप मुझे बताइए कौन वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने इतने जवान अपने खो दिए सिर्फ आईएस और बगदादी के खिलाफ लड़ने से? हमारे भारत की बहुत सारी नर्सें पकड़ी गई थी, आपको याद होगा, इराक के अंदर आईएस के कब्जे में थी, उसे किसने छुड़ाया था? जरा ये इनसे पूछेगा। और दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है कि ये डिसाइड करे कि कौन टेररिस्ट है कौन नहीं है? ये सिर्फ मसला ईरान का नहीं है, वेनेजुएला के अंदर ये गुस्सा, क्यूबा की ये बात कर रहा है, मेक्सिको की ये बात कर रहा है, ग्रीनलैंड की ये बात कर रहा है। और लैंग्वेज देखें आप इसकी, एक थका हारा हुआ फ्रस्ट्रेटेड आदमी जो जहनी मरीज हो और जो डिप्रेशन का शिकार हो, जिसके हाथ कुछ नहीं लगा रहा हो, जो थक गया हो, जो कहीं का नहीं रहा हो, वो लैंग्वेज इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, एक सबसे पावरफुल दुनिया की मुल्क का एक सदर जो है वो एक लैंग्वेज का यूज कर रहा है। इवन आप रिजीम चेंज करने गए थे ईरान के अंदर, आज आपने अपने ही फौजियों को जॉब से जो है वो बर्खास्त कर दिया, और आपके ही आर्मी जर्नल बोल रहे हैं कि एक पागल के हाथों में हमने मुल्क को थमा दिया है, पता नहीं इस मुल्क का क्या होने वाला है। तो विद इन अमेरिका भी, अमेरिका के अंदर भी नो किंग के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और मुझे मुझे एक बात बताइए, क्या नेगोशिएशन के लिए रेडी है ईरान? क्या फिर से बातचीत के लिए तैयार है क्या? देखिए, हमला ईरान के ऊपर हुआ है, ईरान अपनी टर्म्स पे नेगोशिएशन करेगा, ईरान मरना पसंद करेगा कि, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेकने और सर झुकाना पसंद नहीं करेगा। और दूसरी बात, ये जो एपेस्टीन एक्सिस है, ये जो एपेस्टीन गैंग है, जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट इशू किया है नेतन्याहू, उसको ये टेररिस्ट नहीं बोल सकते, इनके मुंह में दही जम जाती है। और ये उन लोगों को टेररिस्ट कहते हैं जो नरसिंगार के खिलाफ लड़ रहे हैं। गाजा पट्टी को वीरान किसने किया? क्या हिजबुल्लाह ने किया? गाजा पट्टी को वीरान किसने किया? क्या इराकी मलेशिया गई थी वहां पे? ईरान गया था वहां पे? जो 6 एटम बम का बारूद गाजा के अंदर किसने गिराया है? तो ये जंग जो है अब इनके हाथ से निकल चुकी है। इसमें कोई शक नहीं। अभी जो हालात हैं, ईरान विक्टिम एक तरह से बन गया, लेकिन ईरान की भी कॉलर ना इतनी ज्यादा साफ है, ना हाथ इतने ज्यादा साफ है।
ना इतने ज्यादा धुले हुए हैं, ये भी पूरी दुनिया जानती है। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी जी, जो बात आपने यहाँ पर सज्जाद जी की भी सुनी, ऐसा अब भाई ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिका के साथ में नेगोशिएशन नहीं करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि इस युद्ध का कभी अंत ही नहीं होगा? क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि भाई ये प्रॉपर गारंटी चाहिए है, तो क्या प्रॉपर गारंटी देने के मूड में अमेरिका नजर आ रहा है? क्या इस युद्ध का एंड आपको कहीं से कहीं नजर आ रहा है क्या? नैना जी, आपने सही कहा, मैंने इनकी बात सुनी। इनफैक्ट मैंने तमाम पैनलिस्ट की और आपकी भी बात सुनी, और अब मौका मिल रहा है कि मैं अपनी बात रख पाऊँ। जी। मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, लगभग 2 महीने हो जाएंगे। 2 महीने इस सेंस में कि अगर आप 36 दिन और 40 दिन के आसपास अगर युद्ध चलता है, उस इलाके में चलता है जिसकी जियो पॉलिटिकल अहमियत बहुत ज़्यादा है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का हमें अंदाज़ा है, यहाँ के एनर्जी का, और यहाँ से किस तरीके से पूरी दुनिया की निर्भरता रहती है। साथ साथ कैसे हम हॉर्मूज को, वहाँ पे जो रुकावटें आई हैं, इसका पूरी तरह से दुनिया में इकोनॉमी, जो ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा, जाना ये तमाम चीज़ें अगर इतने दिनों के तक ये युद्ध चलता रहा, और उस पर अगर ये कहा जाए कि ये युद्ध ख़त्म ही नहीं हो, जो आपने कहा कि क्या ये लाइफ टाइम युद्ध चलता रहेगा, तो उसका एक जवाब है कि हर अंधेरे की और हर रात की सुबह होती है। मैं बड़ा पॉजिटिव सोचता हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और मुझे लगता है कि ये भी युद्ध खत्म होगा और तो जल्द होगा। और मैं प्रोफेसर हमेशा आसिफ, कहता हूं, क्या वो उम्मीद की सुबह कल मंगलवार को नजर आ रही है क्या? क्योंकि अल्टीमेटम जी, खत्म हो रहा है, क्या वो मंगलवार जो है वो उम्मीदों वाला होगा क्या? देखें, अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं हमारे डिस्कशन में भी, और जो मीडिया रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, और बड़े बड़े जो बड़े मुल्क के लीडरान हैं, उनके लैंग्वेजेस को देखिए तो लगता है कि कैसे क्या हो रहा है। सेंसिबल बात की जरूरत है। अभी दुनिया पे इसका असर पड़ रहा है, मिडिल ईस्ट में इसका असर पड़ रहा है। वो एरिया, वो इलाका, वो रीजन जहाँ पे तरक्की हो रही है, वो रीजन जहाँ पे लोग आना चाहते हैं। आप खुद देखें कि हमारे सऊदी अरब में या यूएई में या बहरीन में, जीसीसी, कतर, आप जिस कंट्री में भी बात करें, कितने भारतीय रहते हैं? एक कंट्री की बात बता रही, मैं भारतीय हूँ, बाकी कंट्रीज की बात नहीं कर रहा। वो यहाँ आते हैं, जॉब करते, रहते, आना चाहते हैं, और धीरे धीरे आने वाले दिनों में चाह रहे हैं कि और भी तरक्की हो। वो क्यों? क्योंकि इधर एक विजन है और तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर लेकिन प्रोफेसर आसिफ, एक और बात का मेरी जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप सऊदी अरब में हैं, पिछले कुछ वक्त से एक अलग नैरेटिव सेट हो गया, और बार बार ये बात समझ में नहीं आती। मिडिल ईस्ट में चाहे बात सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, दुबई के बड़े हिस्से हो, या ये जो तमाम इस्लामिक कंट्रीज हैं वो एक तरफ, और ईरान पूरी तरह से अलग थलग एक तरफ नजर आता है। ऐसी क्या वजह है कि उनमें वो सामंजस्यता नजर नहीं आती और उसका फायदा अमेरिका जैसी वेस्टर्न कंट्रीज उठा रही हैं? इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूंगा कि अभी कुछ साल पहले चाइना के मीडिएशन के बाद सऊदी अरब और ईरान के बीच के ताल्लुकात अच्छे हुए, बीजिंग डिक्लेरेशन हुआ, और उसके बाद सफारत खाने और एम्बेसीज वगैरह भी स्टैब्लिश हुए। ये क्या इंडिकेट करता है कि विजन की तरफ बढ़ते हुए तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं, एनिमीज को कम करना चाहते हैं, और कैसे भी अपने नेशनल इंटरेस्ट में रीजनल एस्केलेशन नहीं हो और ग्लोबल उसका इंपैक्ट पॉजिटिव जाए, इस वजह से ये सोचा गया। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं कि एक तो राइट ईरान का था रिटेलिएट करने का, ईरान ने रिटेलिएट किया। बिल्कुल। अब आपका राइट अगर रिटेलिएट करने का है तो अगले, और आपका सेल्फ डिफेंस का राइट है, तो दूसरे जितनी भी दुनिया की कंट्रीज हैं, कोई भी सॉवरेन कंट्री हो, सबके अपने अपने राइट्स हैं डिफेंड करने के भी, और उनके अपने राइट्स और ड्यूटीज भी होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका राइट रिटेलिएट करने का था, तो आपने अपने नेबर्स को किस तरीके से उनके रिहायशी इलाकों पे, दूसरे इलाकों पे इतनी तबाहियां मचाने शुरू कर दी। ये अलग बात है कि इनकी क्षमता ऐसी रही कि ज्यादातर जगहों पे, मुझे बोलने दीजिएगा, बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा हूँ और बहुत सेंसिटिव बात है, इसलिए मैं खत्म करना चाहूंगा इसको। उसके बावजूद भी आप देखें कि सऊदी अरब के अंदर, मैं यहाँ खुद मौजूद हूँ, यहाँ पे शुरुआत में ही ये बीजिंग डिक्लेरेशन का जिक्र करते हुए मैं कह दूं, वाज़ेह तौर पे ये कह दिया गया था नैना जी कि हमारा कोई भी टेरिटरी, एयरबेस हो या फिर
आप किसी भी रास्ते से ईरान के खिलाफ उसका इस्तेमाल होने हम नहीं नहीं देंगे। होने देंगे, बिल्कुल। और उनके एम्बेसडर ने जो यहाँ पे अली रेजा इनायती साहब, उन्होंने इसकी तस्दीक की, इसको अप्रिशिएट। उसके बावजूद भी अगर पड़ोसियों पे आपने इस तरीके से रिटेलिएट किया और करते रहे, अब आप बताइए, आपका सवाल था कि वो अकेला क्यों है, वो साथ नहीं आना चाह रहा। आप देखें, अब तो ईरान ने जो एक भले ही अभी उसको ईरान को कोई भी स्ट्रेटेजिक फायदा हो रहा, जैसा मैडम भी कह रही थी कि प्रेशर बनाने में, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं बताऊं कि नेबरलीनेस जो होता है ना, जो एक चीजें खत्म हुई है, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गई, रेड लाइन क्रॉस कर गया। ये तो मैं दाद देता हूं इस इलाके के विजन की और सबर को, कि इसके बावजूद भी ये चाहते हैं कि दुनिया में शांति बने और डीएस्केलेशन, डायलॉग और डिप्लोमेसी काम करे, और अभी भी वॉर का डायरेक्ट हिस्सा नहीं बने, वरना इसका असर देखिए डायरेक्ट आपकी जेब पे, मेरी जेब पे, लेकिन आप पे, सर हम अब पे, तो सब ऐसा पे। लग रहा है कि जो बची कुची मोहलत थी, जो गुंजाइश थी, वो भी खत्म हो गई। आपकी इस बात पे सज्जाद जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं हिमांशी जी और धीरज जी का रुख कर रही हूँ। जी सज्जाद जी। नैना जी, ये बात आपको याद होगा कि इवन जितने भी चाहे वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, इन सब ने ये न्यूज़ कवर की थी कि बिन सलमान वाज द पर्सन हु, मतलब जिसने पर्सनली कॉल करके डोनाल्ड ट्रंप को ईगरली ही वाज इंटरेस्टेड, है ना। अच्छा, दूसरी चीज आपको याद होगा, पिछले साल हमने ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश ने किया। हमारे यहाँ दो मुस्लिम देश जो है पड़ोस में है, एक बांग्लादेश है, एक पाकिस्तान है। हमारे मुल्क ने कभी बांग्लादेश पे हमला नहीं किया। पाकिस्तान पे क्यों किया? क्योंकि उस जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ हुआ था। इसलिए हमारे मुल्क को यह हक बनता था कि जाके वहां टेररिस्ट जो ठिकाने हैं उन पे अटैक करे। इसलिए भारत को यह राइट बना, भारत ने वो अटैक किया। अगर सऊदी अरब अपनी जमीन नहीं देता है, यूएई अपनी जमीन नहीं देता है, कतर अपनी जमीन नहीं देता है, और बहरीन अपना एयर स्पेस या अपनी जमीन नहीं देता है, मुझे ये बताइए, ये जहाजें उड़ के आती कहां से आती हैं? ये जो मिसाइल आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं? और इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्यों अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की परमिशन दी जा रही है? और अगर ये अटैक हो रहे हैं जिस जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये कोई पहली बात नहीं, ईरान ने पहले से ही एडवांस में इनको वार्न किया, बिल्कुल जी, एडवांस में इनको वार्न किया था कि जिस जमीन से हमारे ऊपर हमला होगा, हम उस इलाके को निशाना बनाएंगे। और मैं एक चीज और बताऊं, ईरान अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है, अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, और जहां जहां से अटैक हो रहा है उन मुल्कों पर, वरना बेसिस तो और भी जगह में है, क्यों उन्हें एरियाज को अटैक नहीं किया जा रहा है? ठीक है, क्यों नहीं उनको नहीं, निशाना लेकिन नहीं बनाया लेकिन जा रहा है? दरअसल वो पर्सनल इंटरेस्ट वाली बात है ना यहाँ पर हिमांशी जी, ये कि पर्सनल इंटरेस्ट ही क्या एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जिस रूप में हमले किए गए, अब ठीक है ये कहा जा रहा था कि भाई ईरान दूसरे देशों के लिए खतरा है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी अड़ीबाजी करना, और जब अपनी बात या ये कहा जाए कि मिसकैलकुलेटेड वो हो गई पूरी रणनीतियां, जब वो पूरी बिल्कुल सटीक वो फॉर्मूले सेट नहीं हुए, तो गाली गलौज पर भी उतर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात, क्या वही स्थिति है यहाँ पे ट्रंप के लिए? देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको बहुत अच्छा नेगोशिएटर माना जाता है, और वो नेगोशिएटर बहुत बढ़िया है क्योंकि वो बिजनेसमैन है। लेकिन जो हम पहले बात कर रहे थे उसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर बाकी जो हमने लिस्ट आईसिस और अलकायदा और वो सब की थी, उसमें एक हम बोको हराम भूल गए थे। वो भी अमेरिका की वजह से ही उसका जन्म हुआ था। जब ये सारा कांड चल रहा था तो वो भी एक इस लिस्ट में ऐड होना चाहिए। अब लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिए जो हॉर्मुज है उसको लेके हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो 5th फ्लीट है जो बहरीन में बैठी हुई है, उसका काम ही है कि हॉर्मुज किसी तरीके से बंद ना हो, और वहां पर यूके की भी सेना रहती है और अमेरिका की भी जो मरीन है, नेवल है, वो भी रहती है। लेकिन क्या ये नहीं भांप पाए कि इससे पहले भी एक बार ईरान ने वहां पर मरीन जो अपनी सेना है उसको इस्तेमाल करके नेवल माइंस लगाई थी? ये पहले भी हुआ है। तो जब एक इस तरह की चीज हो चुकी थी तो क्या आपने ये समझा नहीं कि ईरान किस स्थिति में है? देखिए ईरान के पास में जो भी ऑप्शंस हैं, ये युद्ध है। मसला जब जंग और मोहब्बत का होता है तो हर चीज जायज होती है। अगर उसके पास में कोई भी ट्रंप का इक्का है तो उसके पास में हॉर्मुज थी, और उसको पता था कि 20% दुनिया की ऑक्सीजन यहीं से जाती है, क्योंकि आज की तारीख में एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन है। और अभी तो आप ये शुक्र मनाइए कि उन्होंने रेड सी को पूरा चोक नहीं किया है, नहीं तो 12% ऑक्सीजन दुनिया की वहां से बंद हो जाएगी, तो 32% तो आप खत्म कर दीजिए। बिल्कुल। इजराइल जो है वो बहुत सेफ इस समय प्ले कर रहा है कि वो चाहता है कि अमेरिका ही इस युद्ध को लड़ता रहे, ताकि
अमेरिका की वजह से जो उसका एक कवच उस पे जो पहनाया गया है, जैसे कर्ण के पास में एक सूर्य ने उसको कवच दे रखा था, वैसा अमेरिका का कवच इजराइल पे चढ़ा हुआ है। और जब तक अमेरिका उसके साथ रहेगा, इजराइल लड़ता रहेगा। इजराइल को बहुत ज्यादा हॉर्मुज से फर्क नहीं पड़ता है और अमेरिका को भी लेकिन नहीं पड़ता है। हिमांशी जी, यही बात तो अभी बार-बार सज्जाद जी भी कह रहे थे कि अगर ईरान टेररिस्ट नजर आता है तो नेतन्याहू के प्रति इतना प्रेम क्यों है? उनके ऊपर भी तो ऐसे ही आरोप लगते रहे हैं। ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों हो जाती है? वहां से क्या फायदा है उन्हें? जी, आर यू प्रोफेसर आसिफ? जी 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 मैम, सिलेक्टिव अप्रोच यहाँ होती है कि जब मेरा अपना बच्चा है, अगर वो खुराफात भी करेगा तो मैं उसी का साथ दूंगी। जिस तरीके से अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता रहा है, उसके पीछे एक बड़ा रीजन है, जो एक जूइश लॉबी अमेरिका में है। जो देखिए, आपका माइक्रोसॉफ्ट हो, आपका गूगल हो, आपका एप्पल हो, आपका लेनोवो हो, हर चीज तो भाई जूइश कंट्रोल कर रहे हैं। और जूइश के लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि इजराइल का रहना उनके लिए जरूरी है, क्योंकि उनके पास दुनिया में सिर्फ एक ही देश है। और क्योंकि उनके पास एक ही देश है, तो इसलिए वो चाहेंगे कि वो हर तरीके से सुरक्षित रहे। मैंने इजराइल का चप्पा चप्पा देखा है, मैंने वहां के लोग देखे हैं, मैं जानती हूँ कि वहां पर सिर्फ बूढ़े लोग हैं जो टेबल का काम करते हैं। जवान लोग सब दौड़ रहे होते, भाग रहे होते हैं। लड़कियां 2 साल सेना में रहती हैं, लड़के 3 साल सेना में रहते हैं। वो बच्चे को ट्रेन करते हैं युद्ध लड़ने के लिए। जहां तक मुझे लग रहा है शायद वहां की ग्राउंड रियलिटीज, जियोग्राफिकल कंडीशंस, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो उनका लाइफस्टाइल का हिस्सा हो गया। जी, लेकिन क्या ईरान आपको छेड़ रहा था? पिछले हमने इतने सालों में देखा है कि अगर हिजबुल्लाह, हूती, हमास को भी जो ट्रिपल एच जो ईरान ने क्रिएट किए हैं, क्योंकि ईरान को समझ में आ गया था कि वो अमेरिका से और इजराइल से डायरेक्टली नहीं लड़ता है और ना ही लड़ना चाहता है। इसीलिए उसने ये प्रॉक्सीज क्रिएट किए, और इसीलिए आप कह रहे हैं कि वो प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ रहा है। लेकिन अमेरिका ने जितने प्रॉक्सीज क्रिएट करके वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्रिएट की है, उसके बारे में लोग क्यों नहीं बात करते? मैं इसी का जवाब धीरज जी से लूं, लेकिन उसके पहले प्रोफेसर आसिफ कुछ कहना चाह रहे हैं सर। जी जी नैना जी, मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूँ। एक बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में एक नैरेटिव जो चलाया जाता है ना, ये अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल का जिक्र कर रहे थे सज्जाद साहब। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अलग अलग मीडिया पे, वेस्टर्न न्यूज पे, वेस्टर्न मीडिया की वो खबरें चलती रही जिसका इन्होंने जिक्र किया। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि ज्यादा रिलायबल उनके लिए या किसी भी ईरानी के लिए उनका अपना एम्बेसडर वहां पे जो उनका डिप्यूट किया हुआ है, या वॉल स्ट्रीट जर्नल में वो खबरें जिसका कोई सोर्स नहीं बताया जा रहा, वो है। उसके बावजूद आप उसको यकीन नहीं कर रहे और आपको लगता है कि यहाँ की जमीनें इस्तेमाल हुई और हम ये करें, उसके बहाने में आपने यहाँ पे वही किया। आप अगर रिटेलिएट करके एक लिमिटेड इसमें पड़ोसियों के साथ का थोड़ा भी ख्याल रखते तो समझ में आता, लेकिन जिस लेवल पे आपने शुरू किया, आपने पड़ोसियों के साथ सारी रेड लाइंस पार कर दी। कहीं ना कहीं इस चीज को रोकने की जरूरत है, और इस चीज पे अगर पड़ोसी की तरफ से पेशेंस और डीएस्केलेशन की बात हो रही है, दुनिया को इसका फायदा होना है और इसको रोकने की बात होनी चाहिए। लेकिन वो उसका फायदा पहुंचाएगा कौन? बात तो यही है धीरज जी। इसी बात को लेकर कर्नल हिमांशी जी ने जो बड़ी बातें कही, बाकी उन प्रॉक्सीज का जिक्र क्यों नहीं किया जाता जिनको समर्थन एक तरह से अमेरिका ने भी किया? क्या अब वहां की जनता भी इस बात को समझ रही है और तमाम जो सीनेट्स है वो भी समझ रहे हैं? देखिए, सब बातें एक तरफ है। दो चीजें पे मैं वापस घूम के आता हूँ। मैं फाइनेंशियल्स, आई कंसल्ट फॉर देम। मैं उस डायरेक्शन में आज बात नहीं करना चाहता, क्योंकि पैसा आपने देख लिया। हमने 1.5 बिलियन के एसेट्स लूज किए, एक आदमी बचा लिया। पैसा इज नॉट अ बिग डील। पैसा हम लोग छाप लेते हैं। 39 ट्रिलियन का डेप्ट है, 10 ट्रिलियन का और बढ़ जाएगा। 1,14,000। लेकिन दूसरों की गर्दन मरोड़ के अपने हाथ में रख के पैसे कैसे कमाएंगे? कभी वेनेजुएला पर, कभी हॉर्मुज स्ट्रेट पर, कभी ग्रीनलैंड पर। जी 2 मिनट दीजिएगा, क्योंकि मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, अगर आप अनइंटरप्टेडली सुनेंगे तो आई कैन कंक्लूड माय थॉट। मेरा पॉइंट ये है कि इट्स ऑलवेज नॉट अबाउट मनी। ऑल्दो अगर आप फाइनेंशियली पूछें, अगर हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल आता है तो 62% टू 65% फॉसिल फ्यूल का एक्सेस, जिसमें नेचुरल गैस और ऑयल हमें मिल जाएगा, जो कि एक तुरुफ का यक्का होगा अगेंस्ट रेयर अर्थ, जिसका 90% रिफाइनिंग टेक्निक, नॉट रिसोर्स, टेक्निक चाइना के पास है। मैं उसमें कंसल्ट करता हूं, तो वो एक अलग डिबेट शुरू हो जाएगा। तो हमें चाइना को काउंटर करने के लिए एनर्जी सिक्योरिटी पे अपना वो चाहिए, और दूसरा आर्कटिक, जो ग्रीनलैंड की वो बात कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल मैं बार बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, 60% 1000 पाउंड ऑफ यूरेनियम
आप इसका मतलब समझती हैं? वेपन ग्रेड यूरेनियम 90% का होता है। और मैं फिजिशियन भी हूं, मैंने पेशेंट्स देखे हैं चेरनोबिल के, जो अभी तक कैंसर से जूझ रहे हैं और कई तो मर गए। सो बेसिकली जब न्यूक्लियर शुरू होगा, जिसमें 25 किलो का, इससे आप आराम से बना सकते हैं वॉरहेड, और उससे कई छोटे वॉरहेड्स को, जिसको डर्टी बॉम्ब्स या टैक्टिकल बॉम्ब्स हम यूज कर सकते हैं। ऐसे देश के पास न्यूक्लियर एबिलिटी होना, जो दूसरे देश को हर रोज सुबह उठ के एक मैसेज देता है कि आई वांट टू डिस्ट्रॉय दिस कंट्री, और साथ में टेरर को भी फंड करता है, तो ये पूरे दुनिया के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्रिएट हो सकता था। अब क्या इन्होंने, अगर आप लेकिन धीरज जी ये तो वो बातें हो गई जो वो ये तो वो बातें हो गई जो दुनिया को दिखाई जा रही। आप ही बात पूरी कीजिएगा। ये तो वो बात हो गई जो दुनिया को दिखाई गई, लेकिन उसमें आधार कितना है ये तो खुद अमेरिका की तरफ से कई रिपोर्ट्स इसको खोखला कह रही हैं। लेकिन 5% चाहिए होता है सिविलियन यूज के लिए एनरिच्ड यूरेनियम। तो अभी वो तो उसके पास में कई सालों से था, क्या उसका इस्तेमाल अभी तक किया गया? हम 60% की बात कर रहे हैं, और अगर ईरान में कुछ ऐसा हुआ, फटा या लड़ाई शुरू हुई, तो गल्फ को कितना चोक हो जाएगा ये आप जानते हैं। और अभी मैडम ने जो बात बोली वो बिल्कुल सही है। 13% हूती उसके ऊपर इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं जो रेड सी से आता है। 32% ऑयल और नेचुरल गैस, अगर वर्ल्ड की एनर्जी पे आपका हाथ आ गया तो वर्ल्ड रिसेशन की तरफ। लेकिन धीरज जी, क्या ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की तरफ नहीं जा रहे कि अचानक से अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम हो जाएंगे? मैडम, मैं आपको ये, आपके साथ इस टाइम सऊदी से पर्सन बैठे हैं, आप एमबीएस की रिपोर्ट्स देख लीजिए, जो उन्होंने पिछले साल इस पे बात की थी कि हम एक पीसफुल गल्फ चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ईरान डीएस्केलेट करे। उस दौरान से ईरान अभी से ये ड्रोन्स और ये मिसाइल्स नहीं बना रहा। और बाय द वे, इनके पास टेक्नोलॉजी किसने एनहेंस किया? चाइना ने। इट्स अ वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना। और जो सैटेलाइट सर्वेलेंस है, जो इंटेलिजेंस इस टाइम ईरान को मिल रही है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ रूस का है। आपकी इस बात पे शायद सज्जाद जी इस पर सहमत नहीं है, वो आपकी इस बात पे कुछ रिटेलिएट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जी देखिए, पहली चीज जी, पहले आप बात कंप्लीट कीजिए जी। हाँ, ट्रम्प ने अभी रिसेंटली इंफॉर्मेशन दिया था कि रूस को आप प्लीज बैक डाउन करिए, वरना वी कैन एस्केलेट थिंग्स इन यूक्रेन। और इस सब के एक और पॉइंट बताता हूं कि जो ईरान ने थ्रेट दिया है, अब ये बताना जरूरी है मुझे आपको, जो ईरान ने थ्रेट दिया था केबल, अंडर सी केबल, जो हरमुज में 200 फीट की गहराई पे है, जब से वो थ्रेट आया है और जब से वॉर एस्केलेट हुई है, एक कंपनी है स्पेसएक्स, जिसका आईपीओ की वैल्यूएशन 300-350 बिलियन थी। एज ऑफ टुडे दिस मॉर्निंग उसी की वैल्यूएशन 2 ट्रिलियन है विद टी। तो पूरी दुनिया के अंदर एक पैनिक एनवायरनमेंट क्रिएटेड है कि कभी भी इंटरनेट जा सकता है, स्पेसएक्स को लेना है। ठीक है, तो सज्जाद जी का रिएक्शन लेते हो। आखिर ये पैनिक क्रिएट क्यों किया गया? क्या ये प्लान था? वो भी एक बड़ा सवाल है। वेल, सज्जाद जी जी, मैं ये कहूंगा कि देखिए, एक नेगोशिएशन के बीच में एक मुल्क पे आप हमला करते हैं और उस मुल्क के हॉस्पिटल्स पे, स्कूल्स पे, लीडरशिप को आप असैसिनेट करते हैं, कत्ल गारत का एक बाजार गर्म करते हैं, और आप वो डोनाल्ड ट्रंप करता है जो 1 महीना पहले ये कह रहा होता है कि आप तेहरान की सड़कों पे जाइए, हेल्प इज ऑन द वे, और आप बैंकों पे हमला कीजिए, आप सरकारी इमारतों को निशाना बनाइए, इस तरह प्रोवोक करता है। और ये वो सदर कर रहा है जिसका एक जमाने की जो वजीर खारिजा थी हिलरी क्लिंटन, वो उसने तालिबान अलकायदा के बारे में कहा था, द पीपल वी आर फाइटिंग टुडे वी फाइंड इट 20 years ago। और हमने सऊदी से और आईएसआई की मदद से वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम को हमने लाया और हमने इन लोगों की मदद की। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये हिलरी क्लिंटन के अल्फाज है। वो अमेरिका आज पूरी दुनिया को टेरर से और आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कर रहा है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ढोल बजा रहा था कि भारत को और पाकिस्तान के बीच में जो जंग है वो हमने रुकवाई, और ये भी कहा कि भाई इंडिया हमारी परमिशन से तेल खरीदेगा रशिया से। तो वो हर दुनिया के हर कोने में अपनी दोस्त जमा रहे हैं, हजारों किलोमीटर से दूर आ करके ये डिक्टेट कर रहे हैं कि हॉर्मुज पे कंट्रोल किसका रहेगा। भाई ओमान का रह सकता है, ईरान का रह सकता है, इस रीजन के दूसरे कंट्रीज का रह सकता है, लेकिन अमेरिका को कोई हक नहीं बनता है कि वो डिक्टेट करे दूसरे मुल्कों को। ये तो है ही महत्वपूर्ण। और बात ये कि अगर इस तरह से कियोस्क है या तनाव है तो क्या उसके लिए कोई मॉनिटरिंग अथॉरिटी नहीं है क्या? लास्ट रिएक्शन में ले रही हूँ, धीरज जी कुछ इस बात पे कह रहे हैं, क्योंकि क्या कोई मॉनिटरिंग अथॉरिटी नहीं तैयार की जा सकती? क्योंकि अमेरिका ही अगर सब जगहों पर चौधरी बनेगा तो भरोसा किस पे किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका पे तो कोई नहीं कर रहा। जी
नहीं, एक मिनट दीजिए, 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी बिल्कुल अपोज में हूं, जो कि बच्चों के, मैं फिजिशियन हूं, मैं आपको बता सकता हूं इस टाइम हेल्थ क्राइसिस सिचुएशन है ईरान में। मेरे बहुत लोग मित्र हैं ईरान से, लोगों से बात होती है, इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन। अब IRGC और कर्टन है और इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है, तो वो एग्जैक्टली ओपनली नहीं बात कर रहे। दूसरी बात ये है कि जो आपने पॉइंट रेज किया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ। मेरे सामने एक होप की एक किरण दिख रही है, जी, जिसमें जी। मतलब हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन कंट्रीज को, जैसे कि पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की जो जी। इसमें इनिशिएशन ले रहे हैं। और ईरान ने भी बोला है वी आर ओके टू लिसन टू द टॉक। लेकिन धीरज जी, दिक्कत यह है कि आखिर वो but- नेगोशिएशन पर भरोसा कैसे करेंगे? क्योंकि 2 बार जब नेगोशिएशन की बातचीत हुई, उसके बाद में उन्हीं नेगोशिएशन के बीच में ही हमले किए गए हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, वक्त इतना ही है, मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये तो वो परिस्थिति हो गई है कि भाई अगर अमेरिका में किसी को हलवा खाना है लेकिन उसके घर में घी नहीं है, पड़ोसी के घर में है, तो वहां पे जाके तहस नहस मचाएंगे, लूट मार मचाएंगे कि हमारे अभी पूर्ति होने की बहुत जरूरत है। लेकिन आखिर ये अधिकार अमेरिका को किसने दिया? क्या उम्मीद की किरण है? ये सबसे बड़ा सवाल है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।